भाई साहब तो रिटायर हो गए ना मैं कोटद्वार भाबर को जोड़ने वाला जो पुल है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और आप जो ये देख रहे होंगे इस पुल में आज यानी कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे जो क्रैक आ गया है और जिस वजह से यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने आवाजाही को बहरहाल रोक दिया है, यानी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोक दिया है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर इस पुल में इतना बड़ा क्रैक आने का जो मेन कारण था वो क्या रहा। जो इस पुल को लगभग यहाँ पे 15 साल पहले इसको बनाया गया था भाबर से कोटद्वार को कनेक्ट करने के लिए, एक आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये खनन की भेंट चढ़ गया। आप जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे ये सारा जो खनन हो रखा है यहाँ पे, यानी आवश्यकता से इतना ज़्यादा खनन कर दिया गया, इसके पिलर्स को इतना कमज़ोर कर दिया गया। नतीजा ये मिला कि आज ये पुल मैं ये कहूँगा कि खनन माफियाओं की भेंट चढ़ गया। बहरहाल इसका जो अभी यहाँ पे रास्ता है वो बंद कर दिया गया है नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो यहाँ पे समस्याएं अब यहाँ पे लोगों को होंगी, यहाँ से कई सारे स्कूल्स हैं, जो स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस तरह से वहाँ पे अपने स्कूलों में पहुँचेंगे, कई सारे लोग होते हैं अस्पताल को किस तरह से पहुँचेंगे, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं पंकज ध्यानी हूँ सर। जी सर, यहाँ पे क्या कारण आप मानते हैं, यहाँ पे भले ही यहाँ पे प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है, आगे शायद संभवतः दीवार भी वो लगा रहे हैं कि लोग यहाँ पे ना आए, गाड़ियाँ उनकी ना आए, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप इसका, जो इस पुल को धंसने का? और मुख्य कारण जी सबसे तो ये जो खनन हुआ था यहाँ पे पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार थी उस टाइम पर, जैसा कि नीचे से एक दिन में 150-200 ट्रक यहाँ से मलबा केवल चैनलाइज के नाम पे यहाँ से रेत बजरी का खनन हुआ है। इसके कारण क्या हुआ कि जो सामान्य जो नदी का प्रवाह होता था वो एक तरफ आकर के, पहले नदी पूरे जितना भी ये नदी क्षेत्र है पूरे पे जल का प्रवाह होता था, किंतु एक क्षेत्र विशेष में खनन होने के कारण सारे पानी का जो बहाव है वो एक तरफ आकर के सेंट्रलाइज हो गया है। इसके कारण पानी का जो फोर्स हुआ उससे किनारे की मिट्टी सब दरक गई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो नदी, ये पुल का जो किनारे का बेस है इसके ऊपर भी एक बार खतरा हो गया था, फिर वहाँ भी भरान आदि कार्य हुआ। तो खनन के कारण और ये पानी का जो चैनलाइज के नाम पर एक तरफ बहाव कर दिया गया, और ये नींबू चौड़ जो इसके पार बस्ती है, जो गाँव है, इस तरफ पानी का बहाव कर दिया गया। उसके बाद निश्चित रूप से उसके बेस कमज़ोर हुए, पानी का सारा बहाव मिट्टी को उखाड़ करके ले गया, और इसका जो बुनियाद था, जो पुल थे, वो खंबे जो थे पिलर, वो कमज़ोर हुए, और यही इसका मुख्य कारण है जी। अब क्या क्या समस्याएं आएंगी यहाँ पे? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक तो यहाँ पे आवागमन लगभग बंद ही रहेगा। क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं? ये पुल निश्चित रूप से पूरे भाबर के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम कर रहा था पिछले 12-15 वर्षों से, और अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी ये पुल, क्योंकि बरसात का भी समय चल रहा है, नदी में पानी का स्तर आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। स्कूली छात्र हैं, उनको स्कूल जाना होता है। मुख्य बाज़ार यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है, जिसको कि इस नदी को पार करके ही जाना होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं, और ये एक लंबा जो रास्ता, इसके अलावा दूसरा पुल का वो बहुत ज़्यादा दूर होने वाला है। कम से कम बाज़ार की दूरी 3 गुना बढ़ जाएगी यहाँ से स्थानीय नागरिकों के लिए। तो समस्याएं तो निश्चित रूप से हैं, संकट तो हो ही गया है जी। चलिए, ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ से आपको नींबू चौड़, यहाँ से दुर्गापुरी, किशनपुरी, भाबर और पूरा हरिद्वार को जोड़ने वाला ये, यानी लाल ढांग को, जो हरिद्वार का जो मार्ग है उसको जोड़ने वाला भी ये रास्ता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कई सारे स्कूली छात्रों के साथ साथ में यहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि हालांकि वो अभी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन वो जो वैकल्पिक मार्ग का पुल है उसके नीचे भी तमाम दिन रात खनन होता रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी नींव भी कमज़ोर पड़ चुकी होगी। अब देखना होगा, जब 22 साल पहले एक सुनहरे
उत्तराखंड का सपना देखा गया, लेकिन उस उत्तराखंड में लगातार और मैं कहूँगा हर विभाग में घोटाले, भ्रष्टाचार लगातार होता रहा और ये अवैध खनन की ये भेंट चढ़ गया। पूर्व में यहाँ पे विधायक हरक सिंह रावत रहे, जो भाजपा के विधायक थे, उनके कार्यकाल में यहाँ पे इतना खनन किया गया कि आज उसका आप परिणाम देख सकते हैं। हमने पूर्व में भी यहाँ पे इन पुलों से कई सारे खबरें यहाँ से प्रसारित की कि ये पुल किसी वक्त टूट सकता है जब आप इस तरह से अवैध खनन करेंगे। कुछ और लोग हैं मेरे साथ में, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम चाहिए जी आपको? ये बाबा मेरा नाम तो अच्छा ताई जी, आपका क्या नाम चाहिए? मेरा नाम गायत्री देवी है। अच्छा, अब ये पुल का रास्ता बंद हो गया, क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? सबसे क्या कारण मानना, बनाओ, इसे बनाने के लिए आगे वो करो। हमें तो सतीजोर से भी खतरा है, इस पुल में तो कहीं भी रास्ता नहीं है हमारे लिए। हम तो बहुत परेशान है, मतलब ऊपर से भी नदी, हम तो बीच से नदी पार करके आ रहे हैं, हमें तो कहीं से भी रास्ता नहीं है आने जाने का। और कारण रहा होगा ताई जी इस पुल को जो ये क्रैक हो गया, इसमें आप बनाओ ना, इसे वो करो आगे, मोदी जी के पास वो दो ना जल्दी। अब वही देखेंगे, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। नहीं, अब हमने क्या बोलना है। चलिए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनसे काफी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पे यहाँ पे उनके नाम से जो जीतने वाले विधायक या मंत्री हैं, उन्होंने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा। इनकी उम्मीदों पे तो फेरा जो, और जिस विधानसभा क्षेत्र से ये अपना विधायकी बने, लेकिन इन्होंने पूरे देश के प्रधानमंत्री के सपनों पे भी कहीं ना कहीं पानी फेरा है। और अब देखना होगा कि कितना जल्दी ये पुल फिर से आवाजाही के लिए संचालित होता है। बहरहाल ये बड़ा नतीजा है। इस तरह से तमाम जो भ्रष्टाचार है उत्तराखंड में लगातार जारी हैं, उन पे अंकुश लगाने वाले अभी बहरहाल नहीं है। अब देखना होगा नरेंद्र मोदी किस तरह से उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचारों का संज्ञान लेते हैं, ये अब देखने की बात होगी। बहरहाल डबल इंजन से आने वाली जो सरकार यहाँ पे, उनके डबल इंजन का जो परिणाम है धीरे धीरे दिखता हुआ नजर आ रहा है।